मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर लूप। तो अगर एक सर्कुलर लूप दिया हुआ है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस एग्जाम में डिराइव करना आ जाता है ये सब, ठीक है। तो ये एक लूप है। लूप एक्चुअली बनाते कैसे हैं, ये लूप कुछ ऐसा होता है, ये एक वायर है, ये कॉइल है, और यहाँ पर से करंट दिया जाता है, इधर से करंट आता है, इधर से होता हुआ इधर से निकल जाता है। ये गैप जो होता है ये बहुत छोटा सा गैप होता है, तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। और थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली तो ये चीज़ है, लेकिन थ्योरेटिकली हम इसको ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, कि करंट इस तरीके से इसमें जा रहा है, ठीक है। इस लूप के परपेंडिकुलर एक्सिस को एक्सिस कह रहे हैं लूप का, इस पॉइंट पे। वैसे तो हम किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते थे मैग्नेटिक फील्ड, मान लेते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो एक्सप्रेशन आएगा मैग्नेटिक फील्ड का वो कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो वो अभी सिलेबस में नहीं है। आपको सिर्फ इसके एक्सिस पे निकालना है, ठीक है। उसमें इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा, इसलिए अभी नहीं कर रही है, ये आप फ्यूचर में कर सकते हो। तो लूप के एक्सिस पे क्यों करवाया जा रहा है, क्योंकि इसको हम लोग यूज करेंगे आगे भी। तो किसी पॉइंट P पॉइंट पर हम लोग निकालना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, इसके इस वायर के अंदर में I करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये इसका सेंटर है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये कॉइल कुछ ऐसे है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा जो है वो हमारी तरफ है, ये वाला जो हिस्सा है वो अंदर की तरफ है, बोर्ड के अंदर में। बाहर वाला हिस्सा जो है उसको मैं यहाँ पर आउट लिख देता हूँ, आउटर वाला ये इनसाइड है, ठीक है। मतलब ये बैकवर्ड है, ये बैक में है, ये फ्रंट में है, ठीक है। कई लोगों को देखने में ये फ्रंट लगता है और ये बैक लगता है, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया कि ये फ्रंट वाला हिस्सा है, ये बैक वाला हिस्सा है। तो इसमें करंट इस तरीके से ऐसे फ्लो कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस पॉइंट पे जो करंट होगा वो ब्लैक बोर्ड के अंदर जा रहा होगा, ठीक है। ऐसे कॉइल है तो यहाँ पर करंट जो है वो अंदर की तरफ जा रहा होगा, तो उसको हम लोग यहाँ पे क्रॉस दिखा देते हैं, ठीक है। और इधर से होता हुआ करंट जो है बाहर की तरफ निकल रहा होगा, तो यहाँ पे एक डॉट दिखा देते हैं। समझ में आ रहा है डायग्राम? हाँ, ठीक है। कुछ बुक्स में आपको ऐसा भी दिख सकता है, इसको इस तरीके से भी दिखाए थे। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास ये कोई शीट है, ठीक है। तो इस शीट को अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको बिल्कुल ऐसे फ्लैट एक, मतलब बिल्कुल एक लाइन सा दिखाई देगा। फ्रंट से क्या दिखाई देगा, एक लाइन दिखाई देगी, ठीक है। तो वैसे ही वो जो कॉइल है अगर बिल्कुल उसको ऐसे सामने कर दे तो एक लाइन की तरह दिखेगा, ठीक है। और बाहर वाले लाइन में करंट जो होगा वो ऐसे जाएगा, और पीछे जो है जो कि हम देख नहीं सकते उसमें करंट नीचे जा रहा होगा। और यहाँ पे जो करंट है वो अंदर की तरफ जा रहा है, तो हम उसको ऐसे क्रॉस से दिखा सकते हैं। और यहाँ पे करंट जो है वो बाहर आ रहा होगा कॉइल से, ऐसे होकर के बाहर से अंदर जा रहा है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो वायर है वो ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। और सामने से अगर देखें तो आपको लाइन जैसा दिखाई देता है, ठीक है। तो ये वाला कॉइल जो उसको कुछ बुक्स में ऐसे भी दिखाया जाता है, और यहाँ से एक्सिस जो है वो ऐसे दिखा सकते हैं। तो दोनों ही प्रेफरेबल है। वैसे ज़्यादातर लोग ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। जब लोग जान जाते हैं कि यही चीज़ है ही, तो वो कुछ लोग ऐसे भी दिखाने लग जाते हैं, ठीक है। सो अब है मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो सर्कुलर कॉइल है इसको बहुत सारे छोटे छोटे हिस्से में हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे हिस्से में ब्रेक करेंगे। और आपको ये मालूम है कि
जो एक हिस्सा होता है, ठीक है, एक छोटे से लाइन एलिमेंट की वजह से, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि ये कोई वायर है और उसका एक छोटा सा हिस्सा जो है वो dl है, ठीक है, इसको हम लोग dl वेक्टर से दिखा रहे हैं इसको। तो इसके अलोंग जो करंट होता है I, करंट और dl हमेशा साथ में रहते हैं, तो हम लोगों ने एक मतलब पतला सा वायर होगा तो करंट और जो J वेक्टर होता है, करंट डेंसिटी वेक्टर जो होता है वो उस dl के अलोंग अलाइंड होता है, तो ये आपको एक I dl वेक्टर देता है, ठीक है, इसको हम लोग करंट एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है, विच इज वैलिड फॉर दिस काइंड ऑफ थिन वायर। तो आपने देखा कि पिछली बार कि इस वायर के छोटे से हिस्से से जो मैग्नेटिक फील्ड अराइज हो रहा है वो किसी पॉइंट P पॉइंट पर हम कैसे निकालते थे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको हम लोग R वेक्टर कर देते हैं, ठीक है, इसी को ओरिजिन मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग, जो लाइन एलिमेंट है ऐसे इसको देखना है और इसको राइट हैंड से होल्ड करते हैं, अंगूठे का डायरेक्शन लाइन एलिमेंट के डायरेक्शन में रखते हुए। तो ये उंगलियां कर्ल हो रही हैं वो ऐसे कर्ल हो रही हैं, ठीक है, इस तरीके से कर्ल होगा। तो यहाँ पर जब ऐसे आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड, इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इस तरीके से, यानी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इस पॉइंट पर कहीं अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं और फार्मूला क्या होता है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस r कैप अपॉन r स्क्वायर। r कैप क्या है, r कैप इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग द पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट, ये जो r है उसके अलोंग यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे लाइन एलिमेंट्स हम ले सकते हैं। ये जो आपको कॉइल दिख रहा है, ठीक है, इस कॉइल के हर हिस्से को एक लाइन एलिमेंट कंसीडर किया जा सकता है। तो ये अगर आप इसको कंसीडर करते हो, करंट इधर जा रहा है तो लाइन एलिमेंट इधर की तरफ होगा, यहाँ पे लाइन एलिमेंट इधर की तरफ होगा, यहाँ पे लाइन एलिमेंट इधर की तरफ होगा, यानी कि लाइन एलिमेंट का डायरेक्शन हर जगह चेंज होता है, ठीक है। तो हम लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे कि अगर यहाँ पर एक लाइन एलिमेंट आपने इधर डायरेक्शन में लिया है तो उसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट को अगर देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर लाइन एलिमेंट बिल्कुल ऐसे पॉइंट करेगा, यानी कि अगर एक इधर की तरफ है तो उसके जस्ट अपोजिट में एक आपको लाइन एलिमेंट दिखाई देता है हमेशा। यहाँ पर अगर आप ले रहे हो तो इसके डायमेट्रिकली अपोजिट भी एक यहाँ पर है, ठीक है। तो मैं डायमेट्रिकली अपोजिट कहीं भी ले सकता हूँ, मैं 2 डायमेट्रिकली अपोजिट वाला ले लेता हूँ, ठीक है, ये वाला ले सकते हैं या हम लोग ये वाला कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, कोई सा भी ले लेते हैं। इस डायग्राम में मैंने ऊपर वाला ये ले लिया और ये नीचे वाला ले लिया। लेने को आप ये वाला ले सकते थे और इसके डायमेट्रिकली अपोजिट वाला क्या होगा, ये वाला हो सकता था, ठीक है, लेकिन मैंने टॉप वाला और बॉटम वाला ले लिया है। समझ में आ गया होगा। अब इस लाइन एलिमेंट की वजह से, ठीक है, जो कि क्या है आइडियल, ये किधर पॉइंट कर रहा है, इसमें पॉइंट कराना आसान हो जाएगा, क्योंकि देखो इसमें जो है डायरेक्शन आर्बिट्रेरी है कि किसी एंगल पर इस ब्लैक बोर्ड की तरफ ऐसे जा रहा होगा तो पता नहीं चलेगा, उसका थीटा लेना पड़ेगा फिर आपको। जबकि यहाँ पर आपको क्लियर कट पता है कि ये ब्लैक बोर्ड के परपेंडिकुलर है, अंदर है, ये ब्लैक बोर्ड से बाहर की तरफ जा रहा है, हमें डायरेक्शन पहले से ही मालूम है, तो हम लोग ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, फॉर सिंप्लिसिटी, ठीक है। अब ये जो लाइन एलिमेंट है जो कि अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है, इसको हम जोड़ते हैं इस पॉइंट से। यहाँ पे हमें फील्ड निकालना है, तो फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पर करंट अंदर की तरफ जा रहा है, कॉइल ऐसे घूम रहा है, करंट अंदर जा रहा है, तो इसको हम अंगूठे की डायरेक्शन में, अंगूठा जो है उसके डायरेक्शन में ऐसे इसको पकड़ते हैं, ठीक है। जब आप पकड़ते हैं तो अंगूठे का, आपकी जो उंगलियां हैं ऐसे कर्ल हो रही हैं इस तरीके से, ठीक है, यानी कि इस पॉइंट पर, ठीक है, आपको करना है कि यहाँ पर बिल्कुल सेंटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो कि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। और एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब इस तरीके से सर्कल आप ड्रॉ करना शुरू करोगे, ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा उस छोटे से लाइन एलिमेंट की वजह से, ठीक है।
बाकी सबकी वजह से है, लेकिन हम सिर्फ इस लाइन एलिमेंट की वजह से ले रहे हैं, जो छोटा सा हिस्सा टॉप वाला है। तो ऐसे ही करते करते एक जो होगा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, जो इतने बड़े रेडियस से पास होगा, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इधर की तरफ पॉइंट करेगा, ठीक है। ये होगा dB, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो कि थोड़ा सा गलत दिखाया हुआ है, परपेंडिकुलर बिल्कुल आ जाएगा इसके, बिकॉज आपको पता है कि टेंजेंट जो होता है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। सो ये dB वेक्टर निकल गया, ठीक है। ये लाइन एलिमेंट अंदर की तरफ है, इसको ऐसा होल्ड किया, सर्कल बनाया, और एक सर्कल इतना बड़ा बनाया जिसका कि ये सेंटर है और ये क्या है, रेडियस हो जाएगा। तो जो सर्कल ऐसे गुजर रहा होगा वो इस तरीके से होता होगा, ऐसे बड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड का एक सर्कुलर लूप बना रहा होगा, ठीक है। उसी के टेंजेंशियली मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर होगा। ठीक उसी तरीके से ये वाला जो फील्ड है, ठीक है, जो बाहर की, ये वाला जो करंट है जो बाहर की तरफ आ रहा है, अंगूठे का डायरेक्शन करंट की तरफ रखते हुए उंगलियों को कर्ल करेंगे तो कर्ल ऐसे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर कर्ल एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, वहाँ पे कर्ल जो हो रहा था वो क्लॉकवाइज हो रहा था, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से अगर आप सर्कल बनाना शुरू करोगे तो एक सर्कल जो होगा वो उधर से जब पास होगा तो ऐसे होता हुआ ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। तो उस पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये टेंजेंट इधर की तरफ जाएगा, ठीक है, dB। मैं इसको वेक्टर दिखा देता हूँ, इसको dB1 या dB2 भी आप ले सकते हैं, ठीक है। आपके बुक में ये जो एंगल दिख रहा है, ठीक है, वो उल्टा दिखाया गया है, ठीक है। अगर आप बुक का डायग्राम देखो, पेज नंबर 145 पर बुक में जो डायग्राम बना हुआ है उसमें dB ऐसे नहीं दिखाया गया है, उसमें dB इधर ऐसे दिखाया जा रहा है dB। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसके पीछे कारण ये कि उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड उल्टा ले रखा है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड, ये जो करंट है, इधर से ना लेकर के ऐसे लेते, फॉर एग्जांपल नीचे से ऐसे जाता और ये ऊपर से निकलता, ठीक है। अगर इस ऐसा सिचुएशन होता तो यहाँ पर क्रॉस ना होकर के यहाँ पे उस केस में डॉट आता, और यहाँ पे डॉट ना होकर यहाँ पे क्रॉस आ जाता, ठीक है। ये दोनों बातें समझ में, जानबूझ के मैंने उल्टा लिया है ताकि ये बात डिस्कस हो सके। अब अगर यहाँ पे डॉट है तो आप इसको ऐसे होल्ड करोगे, ठीक है, इस तरीके से होल्ड करेंगे तो ये सर्कुलर रिपल्स बनेंगे, यहाँ पर रिपल नहीं बोला चाहिए यहाँ पर, और वो यहाँ पर से ऐसे होता हुआ ऐसे निकलेगा। तो उस केस में dB जो होगा इधर वाला टेंजेंट इधर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि अगर आप यहाँ पे करंट का डायरेक्शन चेंज करते हो तो dB किस तरीके से चेंज हो रहा है, ये वाला इधर आ जाएगा। मैं सारे मिटा देता हूँ अभी। यहाँ से जो सर्कल बनेगा वो ऐसे टेंजेंशियली इस तरीके से गुजरेगा, तो यहाँ फील्ड इधर हो जाएगा। और यहाँ पे क्रॉस है, तो क्रॉस यानी कि अंदर की तरफ है, तो आप अंगूठा अंदर रखेंगे, ऐसे कर्ल करेंगे तो फील्ड जो है ऐसे होता हुआ ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो फील्ड इधर आ जाएगा। तो ये दोनों डायग्राम्स हैं, ये दोनों बिल्कुल सिमेट्रिकल होने चाहिए, ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, मैं इसको थोड़ा साफ बना देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर आपको 90 डिग्री रखना होगा, बिकॉज ये टेंजेंट होगा और ये रेडियस हो जाएगा। तो ये dB हो गया, और इधर वाला dB जो होगा इधर के परपेंडिकुलर, यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है और ये यहाँ पे 90 डिग्री। समझ में आ गया ये? तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्शन जो है वो दिखा सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर निकलेगा, ठीक है। जिस पॉइंट लाइन एलिमेंट के परपेंडिकुलर जो रेडियस हमने ड्रॉ किया है उसके परपेंडिकुलर रहेगा। तो फील्ड का डायरेक्शन निकल चुका है। अब हम लोग इसका मैग्नीट्यूड ले सकते हैं। उससे पहले क्या करेंगे, इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं।
ये जो है वो हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं। तो ये जो db है वो कुछ कंपोनेंट बना रहा है, ठीक है। इस db के कंपोनेंट्स हम ले सकते हैं इधर की तरफ, इसको हम कह सकते हैं dbx, और इस वाले db का कंपोनेंट इधर ले लेंगे, तो यानी कि इधर ट्वाइस dbx मिल जाएगा। दोनों के जो कंपोनेंट्स हैं वो सेम इसी डायरेक्शन में आएंगे, 2dbx, जो कि अगर आप इसको कुछ एंगल मान लेते हो, कुछ एंगल अगर हम लोग थीटा ले लेते हैं इसको, तो dbx जो हो जाएगा वो आ जाएगा 2db cos थीटा, और जो साइन वाला कंपोनेंट होगा यहाँ पर dby, जो कि db sin थीटा होगा, इधर भी होगा dby, ये दोनों कैंसल हो जाएंगे। तो y कंपोनेंट जो है वो कैंसल हो जाएगा। इस db के दो कंपोनेंट, x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट, y कंपोनेंट इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से कैंसल हो जाएंगे, और x कंपोनेंट सर्वाइव करेगा, वो डबल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले अब ये dbx लिख लेते हैं कि ये है क्या, dbx यानी टोटल 2dbx लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा ट्वाइस db cos थीटा। अब हम लोग db की वैल्यू लिखेंगे, तो ये ट्वाइस इंटू db क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl क्रॉस r कैप अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। इसका जो रेडियस है वो हम लोग a ले लेते हैं, ठीक है। पता नहीं बुक में क्या लिया इन्होंने, बुक में कैपिटल R लिया हुआ है, चलो कैपिटल R ले लेते हैं। कैपिटल R इसका रेडियस है, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हमने R लिया है, ये क्या है R है, अपॉन R स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो ये हो गया dbx। अगर हम लोग टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, टोटल B निकालना चाहते हैं, ठीक है, जो कि bx होगा। एक्चुअली देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग y और z डायरेक्शन, ओनली इन x डायरेक्शन। तो जो bx आएगा वो ट्वाइस dbx का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो इसको एक्चुअली हम लोगों को इंटीग्रेट करना होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ट्वाइस इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl क्रॉस r कैप अपॉन r स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ठीक है। बाकी कुछ हम लोगों को ये जो i dl दिया गया है, इसकी वजह से कुछ यहाँ पर लिमिट्स भी डालना पड़ेगा, लेकिन लिमिट डालने से पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने में क्या क्या करना होगा, ये सारे तो कांस्टेंट है, ये सब इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, ठीक है। आई भी कांस्टेंट है, करंट जो है लूप का वो कांस्टेंट है, सो वो भी बाहर चला जाएगा। तो मेन जो चीज़ है वो ये है कि ये आई डीएल क्रॉस आर निकाल लें, ये कॉस थीटा निकाल लें, और ये आर है क्या चीज़ उस पर जरा गौर करते हैं। तो देखो जो गिवन चीज़ें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर लूप। तो जो डिस्टेंस हमें लेना चाहिए, ये डिस्टेंस भी एक्सिस के अलॉन्ग लेना चाहिए, इस डिस्टेंस को हम एक्स कह देते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करते हैं तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला चीज़ तो जो है यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं ये आई डी एल क्रॉस आर कैप। तो ये आई जो है वो तो कांस्टेंट है, वो बाहर चला जाएगा। ये डी एल क्रॉस आर निकालना चाहते हैं हम लोग, तो डी एल क्रॉस आर लिखते हैं आर कैप। इसको लिखा जा सकता है डी एल, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये वही चीज़ है, ठीक है, इससे भी समझ में आ जाएगा। तो डीएल वेक्टर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बाहर की तरफ पॉइंट करता है, ठीक है। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है, तो ये किधर की तरफ पॉइंट कर रहा है,
डीएल वेक्टर इज पॉइंटिंग टुवर्ड द जेड एक्सिस, यानी कि ये चीज क्या है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, यानी कि के कैप हो जाएगा, ठीक है। और आर किधर पॉइंट कर रहा है, ठीक है, किधर भी पॉइंट करे, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि वो डीएल वेक्टर के परपेंडिकुलर रहता है। डीएल और आर वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर कैसे हैं, क्योंकि ये जो है वो डीएल वेक्टर है और आर वेक्टर इधर है, तो ये तो ब्लैक बोर्ड के प्लेन में है, यानी कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो डीएल और आर जो है वो परपेंडिकुलर है, डीएल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। तो ये जो डीएल क्रॉस आर है इसको हम लिखेंगे डीएल वेक्टर, डीएल का मैग्नीट्यूड इनटू, चूंकि यहाँ पर क्या है, कैप है, तो आर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, इनटू साइन 90 डिग्री इनटू एन कैप। ये एन कैप क्या चीज है, एन कैप ये डीएल क्रॉस आर आपको क्या दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे रहा है यहाँ से, ठीक है, डीएल क्रॉस आर मैग्नेटिक फील्ड देगा, ठीक है। यानी कि एन कैप इज ए वेक्टर अलोंग दिस, ये है आपका एन कैप जो इधर हो सकता है फॉर इस वाले के लिए। अगर इस वाले के लिए करेंगे तो एन कैप क्या होगा, इधर नीचे आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग तो उसके मैग्नीट्यूड में फिलहाल इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ये जो एन कैप ऐसे आ रहा है उसके फिर हम 2 कंपोनेंट ले ही रहे हैं, तो वाई कंपोनेंट तो कैंसिल हो जा रहा है एन कैप वाले का, ये जो डीवी वेक्टर का, तो सब कुछ एक्स एक्सिस में आएगा। सो एन कैप हमारे लिए अभी कोई यूजफुल बात नहीं, वो तो हम पहले भी निकाल चुके थे, ठीक है। तो इसका ये मतलब है साइन 90 क्या हो गया, 1 हो गया, तो ये चीज आ जाएगा डीएल। सिंपली ये डीएल और एन कैप को हम जस्ट क्या करेंगे, स्किप कर देंगे, क्योंकि हम लोगों ने डायरेक्शन ऑलरेडी फाइंड कर लिया, एक्स एक्सिस में ही होगा मैग्नेटिक फील्ड फाइनल वाला, ठीक है। तो ये हट जाएगा, इसके बदले डीएल आ जाएगा। अब रह गया कॉस थीटा निकालना, तो कॉस थीटा निकाल लेते हैं। अब कॉस थीटा निकालने के लिए थोड़ा सा ज्योमेट्री पे ध्यान देना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ये जो वाई एक्सिस है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल जो होगा वो जगह 90 माइनस थीटा, समझ में आ रहा है। ये थीटा इधर वाला, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। अब आपको ये पता है कि ये वाला कितना है, ये परपेंडिकुलर है, ये इसके पर डीवी जो है परपेंडिकुलर है, तो यानी इन दोनों का सम कितना होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों होगा 90 डिग्री, सो ये आ जाएगा थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। और अगर ये थीटा है तो फिर से आपको पता है कि ये जो है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में कितने का एंगल है, 90 का एंगल, ये एंगल भी क्या है, 90 डिग्री है। सो ये जो एंगल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं ये थीटा है, सो इन दोनों का सम 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा, फिर इन दोनों का सम 90 डिग्री है, सो ये थीटा हो जाएगा, इन दोनों का सम 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। यानी कि ये एंगल 90 माइनस थीटा है और ये वाला एंगल भी क्या होगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा निकाला जा सकता है, यानी कि ये एंगल जो है वो थीटा है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल भी क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। तो कॉस थीटा अगर देखेंगे तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस है, यानी कि कॉस थीटा आ जाएगा कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, ये हो गया कॉस थीटा, ठीक है। ज्योमेट्री लगाना है और आपको कॉस थीटा निकाल लेना है। तो हमारे पास कॉस थीटा है, अब इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, मैं इसको मिटा देता हूँ। इसको थोड़ा सा और आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, अभी मैं इसको ऐसे ही पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो bx जो आएगा वो हो जाएगा 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, मैंने ये बाहर कर दिया,
आई भी बाहर कर दिया, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 cos थीटा, cos थीटा कितना निकला r बाई आर, cos थीटा हो गया कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, एक r पहले से भी है, एक r स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा r क्यूब, ठीक है, इनटू ये आपने देखा dl क्रॉस r कितना आ गया, dl आ गया था, ठीक है, ये सारा लिख दिया गया। अब आप इसमें से देख सकते हो कि ये जो r है वो कांस्टेंट है, तो वो भी कहाँ जाएगा, बाहर चला जाएगा, तो 2, अब चाहो तो आप कैंसिल कर सकते थे, लेकिन मैं चलो रखता हूँ उसको भी, म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई बाहर रखते हैं। अब r की जो वैल्यू है यहाँ से ये वाला हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, r क्यूब है यहाँ पर, ठीक है, तो उसको भी सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये dl रहने देते हैं, और r क्यूब क्या है, देखो r जो होगा वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस थिंग, यानी कि r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ का पावर हाफ कर सकते हैं, ये पहले से क्यूब यानी कि 3/2 पावर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? क्या ये क्लियर है? ये पावर्स क्लियर है ना? आर क्यूब, अगर आप आर क्यूब करोगे तो इसका क्यूब हो जाएगा, ठीक है, तो हाफ का पावर 3 करेंगे, रूट मतलब क्या हो गया हाफ, तो ये 3/2 पावर जनरेट हो जाएगा यहाँ से। अब आप देखो कि यहाँ डीएल जो है, डीएल क्या है, डीएल को अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो सारे डीएल मिलकर के सर्कल का सरकमफ्रेंस देंगे, ठीक है, यानी कि ये आर और एक्स जो है वो अलग कांस्टेंट से, आर इज ए कांस्टेंट एंड एक्स इज आल्सो ए कांस्टेंट, तो ये सारा कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, ठीक है, तो बाहर डाल देते हैं कांस्टेंट को, ये आ गया म्यू नॉट, मैं इसको कैंसिल कर ही देता हूँ चलो, अपॉन 2 पाई आई आर ऊपर में है, इनटू इसको मैंने बाहर कर दिया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट जो बाहर चला गया। और जो डीएल है एक्चुअली वो है क्या, डीएल जो है 0 से लेकर के हम उन लोगों को लेना पड़ेगा, देखो आपने ऊपर वाले लूप का भी ले लिया, नीचे वाले लूप का भी ले लिया, अगर सिर्फ आप एक लेते हैं और एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते, ठीक है, तब आपको 0 से लेके करके 2 पाई आर तक लेना चाहिए था। ये जो सर्कल है इन सारे डीएल्स को ऐड कर देंगे तो कितना मिलेगा, 2 पाई आर मिलेगा ना, सरकमफ्रेंस मिलेगा 2 पाई कैपिटल आर, ठीक है, यानी कि हम लोगों को यहाँ से 0 से 2 पाई आर लेना चाहिए था, लेकिन हम 0 से पाई आर लेंगे, वाई, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी ये ट्वाइस कर लिया है, आधे की वजह से ले लिया उधर वाले आधे। तो आपने देखा कि अगर एक लूप है, इसमें करंट जो है वो आई फ्लो कर रहा है, तो उसके एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इधर की तरफ होता है, बी एक्स होता है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, ठीक है, ऑफ द लूप, अपॉन 2 ट्वाइस ऑफ एक्स, एक्स क्या है, ये डिस्टेंस है तो मैंने लिख ही दिया, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है, ये एक्स एक्सिस में है तो आप चाहो तो इसको आई कैप के साथ लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बी एक्स है तो आपको मालूम है ऑलरेडी कि ये एक्स एक्सिस में है, ठीक है। अब अगर इफ दिस एक्स इज वेरी लार्ज compared to the radius of the loop r, ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि x जो है इज मच ग्रेटर देन r, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में आपको पता है कि एक्स स्क्वायर विल बी वेरी मच, मतलब आप ऐसा लिख सकते हो ग्रेटर देन आर स्क्वायर, ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस
आर स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली हम एक्स स्क्वायर ही लिख सकते हैं, ठीक है। आर स्क्वायर इज ए नेग्लिजिबल टर्म। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा बी एक्स जो आएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन, इसको पूरा हटा देंगे और ये लिखेंगे ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। तो यह आ जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ये जो x है 2x³, ठीक है। तो अगर आप बहुत दूर चले जाते हो, ठीक है, तो ये आ जाएगा फॉर्मूला। एक और केस कर सकते हैं कि हेलो, समझ में आ रहा है आपको? हाँ, ठीक है। तो अगर आप बहुत दूर हैं लूप से तो ये फार्मूला यूज किया जा सकता है, ठीक है। आप देख सकते हो कि यहाँ पावर 3 आ रहा है, ठीक है, और इट विल एक्ट लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है, जिसके बारे में बाद में बात करेंगे हम लोग, ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये आपको याद होगा कि क्यूब देने लगता था डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आपने पढ़ा कि डाइपोल की वजह से उसके इक्वेटोरियल प्लेन पर और एक्सिस ऑफ द डाइपोल पर फार्मूला हमने निकाला था, उसमें भी क्यूब आता है, यहाँ पे भी क्यूब मिल रहा है अगर आप बहुत दूर हैं तो। अगर हम लोग ये जो पॉइंट यहाँ ना लेकर के इसी पर चले जाएं एट द सेंटर ऑफ द लूप, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं। ये तो वेरी फार फ्रॉम द लूप था, अब हम लोग देखेंगे सेंटर ऑफ द लूप कि एट द सेंटर ऑफ द लूप, लूप के सेंटर पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सीधे bx निकाल लेते हैं। bx एट x इक्वल टू 0 इज म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन, ये टर्म क्या हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, तो बचेगा 2r³। आर स्क्वायर कैंसिल कर देंगे और ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। सो ये हो गया आपका bx, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। अगर आपके पास एक लूप है, ठीक है, तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड, तो आपने क्लास 10 में भी निकाला कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होता है। और ये चारों तरफ होता है, इधर से भी होगा, मतलब फ्रंट में भी होगा, उधर पीछे की तरफ भी होगा। ये इस लूप के चारों तरफ ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। तो एक्चुअली एक टोरस शेप बनाता है, ठीक है, या इसको टोरस शेप कहा जाता है। टोरस शेप कैसा होता है, अगर आप एक कार की ट्यूब में हवा भर दो, ठीक है, कार का ट्यूब जो है उसमें हवा भर दो और ट्यूब का जो शेप होता है वो क्या होता है, टोरस शेप कहलाता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ऐसा लगता है कि टोरस शेप के ऊपर में ड्रॉ किया गया है, जैसे कार का ट्यूब जो होता है ना वैसा बनने लग जाएगा, ठीक है। ये तो ये था मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला। अब ये जो फार्मूला हमने भी लिखा है, ठीक है, जो खास करके जो सेंटर पर वाला जो फार्मूला लिखा है, कई बार इन फार्मूले को लोगों ने कैलकुलेशंस में यूज़ किया और ये पाया कि इसमें कुछ सिमेट्री है, ठीक है, और एम्पियर को ये चीज़ समझ में आ गया था और उन्होंने एक लॉ दिया जिसको हम कहते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। और उससे फ़ायदा क्या होता है, उससे फ़ायदा ये होता है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड का इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है। हम लोग अगर एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज़ करेंगे, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे गॉस लॉ कैसे है वैसे ही एम्पियर सर्किटल लॉ है, ठीक है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है वो हम लोग अब देख रहे हैं। तो एम्पियर सर्किटल लॉ को समझने के लिए मैं मान लेते हैं कि एक वायर है,
ठीक है। तो आपको ये पता है कि जो वायर में करंट जा रहा है, ठीक है, इस करंट की वजह से इसमें सर्कुलर लूप्स बनते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, और किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो है फॉर्मूले को यूज करके आप निकाल सकते हैं। उसका डायरेक्शन भी टेंजेंशियल होगा इस लूप के, कॉन्सेंट्रिक लूप के, तो आप आसानी से ये निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होगा अगर हम लोग एक वायर ना ले करके मैं मोर देन वन वायर्स ले लूँ, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आप मोर देन वन वायर ले लेते हो, ये 2-3 वायर्स हैं, ठीक है, और कोई फिक्स डिस्टेंस पे नहीं है, कोई ज़्यादा डिस्टेंस पर है, कोई कम डिस्टेंस पर है, ऐसे कुछ वायर का बंडल बना रखा है, ठीक है। कोई पैरेलल हो सकता है, नहीं भी पैरेलल हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है, जरूरी नहीं कि पैरेलल हो। तो ये सब मैग्नेटिक, ये करंट जा रहा है, इसमें I1 करंट है, इसमें I2 है, इसमें I3 है, इसमें I4, ऐसे कुछ करंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो इन करंट्स की वजह से अगर इसको ऊपर से कोई, इधर से कोई देखे, ऊपर से कोई देखे तो उसको क्या दिखाई देगा? उसको दिखाई देगा एक सर्टेन रीजन में कुछ वायर्स रखे हुए हैं, ये 1 2 3 4 1 2 3 एंड ये 4 है, ये 4 वायर्स रखे हुए दिखाई देंगे। वो तो हम लोग इधर से देख रहे हैं ना, हम लोग जो देख रहे हैं वो इधर से देख रहे हैं, हमारा जो व्यू है वो इधर से, तो ये वाला सबसे आगे दिखाई दे रहा है, उसके बगल में ये देखो, ये अगर आप इधर से देखोगे, टॉप से देखने पर आपको दिखाई देगा कि ये ऐसा कुछ वायर्स है, ठीक है, इसमें करंट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन साइड से कोई देखेगा तो उसको ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। अब हम चाहते हैं क्या कि इन वायर्स की वजह से, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, तो किसी सर्टेन पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड जो है, P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो ऐसे केसेस में अगर हम चाहें तो जो अभी फार्मूला लगाया था एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट सम डिस्टेंस, ठीक है, वो आप निकाल सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या होगा, पहले तो एक सिंगल वायर की वजह से निकालना होगा। आप एक स्ट्रेट कंडक्टर लोगे फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, उसके बाद यहाँ पर से एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस पॉइंट पर आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन एलिमेंट IDL ले लेंगे, ठीक है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा, IDL इधर की तरफ, इसको ऐसे राइट हैंड साइड से होल्ड करेंगे तो ऐसे बनेगा, यानी कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा क्रॉस अंदर की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। और नीचे आ जाते हैं, उतने ही डिस्टेंस पे नीचे आते हैं, ठीक है, यहाँ पर ऐसे लेंगे, इसको ऐसे पकड़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा अभी भी यहाँ पर अंदर की तरफ ही जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आप dB निकालेंगे, और dB निकालने के बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी करने की जरूरत नहीं है, आप 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि ये वाला जो है वो ट्वाइस हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में होने की वजह से। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर होने की वजह, दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है, सो ट्वाइस हो जाएगा। और आप इसका इंटीग्रेशन करके वो आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं बाय इंटीग्रेशन। dB की वजह से निकल गया तो कंप्लीट B निकल जाएगा, IDL की वजह से dB निकला तो फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे निकल जाएगा, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, ये आपका होमवर्क है, अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो।